हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे एक और क्रिकेट की सभा में। तो दोस्तों आज हम लोग जिस टीम के बारे में बात कर रहे हैं वो है डिफेंडिंग चैंपियंस, जो कि 3 बार ट्रॉफी जीत चुकी है। उनका नाम है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे केकेआर के पूरे टीम रिव्यू पर और उनकी टीम को देखेंगे और उनके ऑक्शन स्ट्रेटेजी की और बात देखेंगे क्या करेंगे। केकेआर है तैयार। हाँ, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं और आपको पता ही है, पहले हम दिखाएंगे आपको स्क्वाड। तो ये है केकेआर का पूरा स्क्वाड और जो भी आपकी स्क्रीन पे है। दोस्तों अगर आप स्क्वाड पे नजर डालिएगा तो स्क्वाड तो थोड़ा सा मतलब कि बैटिंग तो इनके पास अच्छा दमदार है, धाकड़ बल्लेबाज है, मगर अगर आप बॉलिंग की तरफ जाइएगा तो इनके पास बॉलिंग में उतना दम नहीं दिख रहा, क्योंकि स्पिनर में एक बढ़िया स्पिनर ये है चक्रवर्ती है, बाकी तो बॉलिंग उतना कुछ खास नहीं है। ऑन्डिक नोकिया जो कि आधा से ज्यादा टाइम इंजर्ड ही रहते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर अपने हर्षित राणा जो कि सबसे इनएक्सपीरियंस है। और इनके बाकी अनुकुल रॉय है, रमनदीप सिंह है, ये सारे इनएक्सपीरियंस है। बाकी बस एक बढ़िया बॉलर देखा जाए तो इनके पास चक्रवर्ती ही है। ये था केकेआर का पूरा स्क्वाड। और अगर हम इनके रिटेंशन की बात करेंगे तो इन्होंने टोटल 6 खिलाड़ी को रिटेन किया था, 2 अनकैप प्लेयर और 4 कैप प्लेयर को रिटेन किया था, जिसमें से रिंकू सिंह सबसे हाई प्राइस टैग के साथ आए थे 13 करोड़। रिंकू को 13 करोड़ मिल गया था। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसल और सुनील नारायण 12-12 करोड़। कोई भेदभाव नहीं, सबको बराबर मिलेगा। और इनके जो बोलेगा भेद नहीं है इस टीम में। दो अनकैप्ड प्लेयर जो एक थे हर्षित राणा, जिनके के कॉन्ट्रोवर्शियल साथ चेहरा, तो 4 करोड़, और दूसरा थे रमनदीप सिंह, ये भी 4 करोड़ में केकेआर ने रिटेन किया था। केकेआर एक ऐसी मात्र इकलौती टीम थी जिन्होंने अपना पूरा रिटेन का कोटा इस्तेमाल किया था, 6 का 6 रिटेन किया था। और बात करें इनके पास इन्होंने एक आंद्रे रसल फॉरेन प्लेयर को रिटेन के अलावा और सुनील नारायण को रिटेन के अलावा इन्होंने बाकी किसी अपने प्रीमियम जो फॉरेन प्लेयर उनको रिटेन इन्होंने किया तो अपने था। कप्तान को भी निकाल दिया था। हाँ। निकाला क्या था, लगता है श्रेयस अय्यर ही छोड़ दिया था। नहीं, श्रेयस अय्यर ने उस पे ये बयान दिया था कि वो जो फेम और जो रिस्पेक्ट उन्हें मिलनी चाहिए एज आईपीएल विनिंग कैप्टन, वो शायद उस माहौल में नहीं मिली, इसलिए क्योंकि केकेआर। वहाँ तो समझ सकते हैं गौतम गंभीर था तो खुद क्रेडिट ले लेता है। अब इसमें छुपाने वाली क्या बात है। तो मिचेल स्टार्क को भी केकेआर ने रिटेन नहीं किया था, श्रेयस अय्यर को रिटेन नहीं जब किया मुझे था। शायद लास्ट में जाके बढ़िया बॉलिंग किया था क्वालिफायर में। नीतीश राणा जिन्होंने 2023 में कैप्टनसी की थी, उनको रिटेन नहीं उनको किया तो था। रिटेन ही नहीं किया। थोड़ा समझ के पड़े नीतीश थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सकते हैं लोग। मिडिल स्टार के पीछे ये जा सकते थे, क्योंकि हाई प्राइस टैग था तो उसको अफोर्डेबल नहीं कर सकते थे ये बिल्कुल भी, तो इन्होंने उसको रिलीज किया। श्रेयस अय्यर के साथ क्या कंट्रोवर्सी थी या क्या भी उनका मैटर था, पर वो श्रेयस अय्यर को अलग तो बात फायदा है। हो ही गया ऑक्शन जाके। ऑक्शन में वो गए 26 करोड़ 75 लाख। पंजाब टीम के साथ। तो ये है उनकी केकेआर की रिटेंशन लिस्ट। अब हम बात करने जा रहे हैं केकेआर के जो टॉप 3 बाय थे ऑक्शन में, उस पर। दोस्तों अगर ऑक्शन के टॉप पिक की बात किया जाए तो सबसे पहला नाम आता है वेंकटेश अय्यर का, जो कि वेंकटेश अय्यर का अगर आप लोग ऑक्शन देखेंगे तो उन्हें बहुत ही बड़ा अमाउंट दिया गया अपने साथ खिलाने के लिए, जो कि था 23 करोड़ 75 लाख, जो कि वेंकटेश अय्यर के लिए कुछ ज्यादा ही बहुत ही ज्यादा अमाउंट हो गया। और हो सकता है वो इस प्राइस टैग के प्रेशर में दब जाए, क्योंकि लग रहा था कि वो कैप्टन बनेंगे मगर उन्हें कैप्टन नहीं बनाया गया और सिर्फ वाइस कैप्टन बनाया गया। तो 23 करोड़ 75 लाख कुछ ज्यादा ही अमाउंट है, क्योंकि वो शायद बॉलिंग भी उतना नहीं करेंगे। एज अ बैट्समैन कुछ ज्यादा ही प्राइस है, क्योंकि इस प्राइस टैग पे उन्हें कम से कम 3-4 बैट्समैन बढ़िया मिल जाते हैं वेंकटेश अय्यर से। जी बिल्कुल। अगर आप कोलकाता नाइट राइडर्स का पर्स देखेंगे बिफोर दी ऑक्शन, तो वो था कुल 51 करोड़। तो अगर स्ट्रेटेजी हम देखें कोलकाता ने क्या करने की कोशिश की है, तो 50-50 अगर बात कर सकते हैं कि एक तरफ वेंकटेश अय्यर, एक तरफ पूरी टीम। और ये आपको उनकी लिस्ट में दिखेगा। अगर उनका टॉप 3 हम पिक की बात करें तो 1 नंबर वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख, और जो दूसरा मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स तो अय्यर के एंड्रिक बाद नोकिया 6 करोड़ 50 लाख। गैप देख तो लीजिए आपको कितना। डिफरेंस दिख रहा होगा, तकरीबन तकरीबन 17 करोड़ का गैप आपको दिख रहा है। तो ये उनके प्राइस में जो उनका पर्स था उसमें अफेक्ट हुआ, और ये उन्हें ऑक्शन के दूसरे दिन उन्हें पता चला कि बहुत सारे अच्छे प्लेयर्स को उन्होंने जाने दिया। दीपक चहर पे उन्होंने किया था, दीपक चहर उन्हें मिल सकते थे। अच्छी बॉलिंग लाइनअप के बारे में अगर हम बात करें तो भुवनेश्वर कुमार भी के पीछे भी बहुत हद तक गए थे वो।
मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि इतना पैसा दे कैसे दिया वेंकटेश अय्यर का। तो अच्छे अच्छे बॉलर उन्हें मिल सकते थे, बैट्समैन भी मिल सकते थे, क्योंकि अब उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, क्योंकि अगर आप कप्तानी भी नहीं दे रहे हो और 23 करोड़ 75 लाख अगर ह्यूज मनी, कप्तानी भी दे दो तो फिर भी ऐसा वेंकटेश अय्यर को 23 करोड़, प्राइस टैग को क्या जस्टिफाई करेंगे? भाई इतना ये तो तो केएल को मिल जाना था। ये तो आने वाले सीजन में बताएगा, क्योंकि कोलकाता ऑल आउट गई थी वेंकटेश अय्यर के लिए। अगर 23 करोड़ 24 करोड़ भी होता तो वहां तक भी जाती। तो क्या वेंकटेश अय्यर वर्थ है तेईस वर्थ इट करोड़ है या 75 लाख नहीं के, ये तो या वो जस्टिफाई कर सकते हैं इस प्राइज मनी को? तो ये तो आने वाले सीजन में ही पता चलेगा। तो पहला वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख, दूसरा सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर फॉर केकेआर एंड्रिक नोकिया, नोकिया, और तीसरा क्विंटन डिकॉक 3 करोड़ 60 लाख में। ये एक अच्छा बाय हो सकता है इनके लिए। ये बढ़िया बाय है, क्योंकि क्विंटन डिकॉक एज अ लेफ्टी बहुत अच्छे थे। उन्होंने मुंबई के लिए मुंबई बहुत के मैच उन्होंने जिताए बढ़िया किया। और उसके बाद जो केकेआर ने जो खरीदी है, अजिंक्य रहाणे 1.5 करोड़ में मिल गए, मनीष पांडे 75 लाख में मिल गया। तो 1.5 करोड़ में तो कप्तानी भी मिलते थे। कप्तान नहीं, वो अनुभव पे केकेआर गई, क्योंकि 22 तक रहाणे थे, फिर उनका ट्रांजिशन फेज स्टार्ट हुआ इन सीएसके, और उतना भी ट्रांजिशन कहाँ लगा, थोड़ा सा ट्रांजिशन हुआ। इस बार तो ओपनिंग भी नहीं करेगा। वो सीएसके में जाके फिनिशर बनने की कोशिश किए थे, लेकिन बहुत हद तक कामयाब हुए, लेकिन वो बात की बात है छोड़ी। तो ये था केकेआर का ऑप्शन में टॉप 3 बाइज। अब हम बात करेंगे केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, क्योंकि इन टीम के साथ थोड़ा कॉम्बिनेशन बैठाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आपके पास उस टाइप के कोई प्लेयर नहीं है, मतलब बड़े प्लेयर आंद्रे रसल, सुनील नारायण और रिंकू सिंह को छोड़ दे तो बॉलिंग में आपकी एक एंड्रिक नोकिया के अलावा कोई वैसा पेस फॉरेन पेस बॉलर नहीं दिख रहा है, जो कि आपको, अगर एंड्रिक नोकिया खुदा ना खास्ता अगर वो इंजर्ड हो गया, खुदा ना खाता क्या तो सारा प्रेशर आएगा हर्षित राणा पे और रमनदीप सिंह, जो कि इनएक्सपीरियंस प्लेयर है। रमनदीप सिंह उतना बढ़िया कैप्ट इंडियन में केकेआर ने रिटेन तो किया है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इन सबको मिला के एक हम स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं केकेआर की क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है। दोस्तों अगर बात की जाए केकेआर की स्ट्रॉन्गेस्ट 11 की, तो सबसे ऊपर तो ओपनिंग स्लॉट बुक है इनका, ये है क्विंटन डिकॉक और सुनील नारायण। और एक और ऑप्शन हो सकता है, अगर सुनील नारायण के साथ नहीं गए तो फिर कैप्टन अजिंक्य रहाणे ओपन करेंगे, मगर ये कम ही चांस है क्योंकि इन्हें सक्सेस मिली है सुनील नारायण को ओपन करवा के। तो फिर 3 नंबर पे आएंगे अपना कैप्टन अजिंक्य रहाणे, 4 पे वेंकटेश अय्यर जिन पे इतना अमाउंट खर्च किया है, और फिर 5 पे आ जाएंगे अपने रिंकू सिंह जो कि बहुत ही अच्छा फिनिशर है, धोनी के बाद उन्हीं का नाम आता है फिनिश करने में। 5 पे आएंगे रिंकू सिंह, और फिर रिंकू के बाद आ जाएंगे आंद्रे रसल जो कि अकेले दम पे ही मैच खत्म कर दे, और रसल के बाद आ जाएंगे अपने रमनदीप सिंह, या हाँ रमनदीप सिंह तो प्रॉपर खेलेंगे ही, और उसके बाद आएंगे हर्षित राणा जो कि एक इंडियन पेसर बहुत बढ़िया हो सकते हैं अगर ये चले इस बार अच्छा से, क्योंकि पिछला सीजन तो इनका बहुत ही अच्छा था। और फिर स्पेंसर जॉनसन, अगर नोकिया नहीं खेले तो इनके पास स्पेंसर जॉनसन का एक ऑप्शन है इनके पास, लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर, जो कि इस बार चैंपियन ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के लिए भी विकेट लिए थे, लेकिन ये भी उतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं है। तो ये भी देखना होगा अगर नोकिया खेले, वरना स्पेंसर जॉनसन खेलेंगे, और उसके बाद फिर वरुण चक्रवर्ती, और लास्ट में अनुकुल रॉय, या फिर अनुकुल रॉय की जगह पे चेतन साकरिया भी खेल सकते हैं, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट पे आए हैं उमरान मलिक का रिप्लेसमेंट, तो ये भी खेल सकते हैं अनुकुल रॉय या फिर चेतन साकरिया। तो ये थी हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 जो कि केकेआर की हो सकती है। तो ये प्लेइंग 11 देखने के बाद थोड़ा सा बैटिंग ठीक ठाक लगती है इनकी, बैटिंग में दम है, तक बैटिंग है, जहाँ तक बैटिंग है, रसल रमनदीप सिंह, रसल, हाँ रसल आंद्रे अंदर गेंद बाहर, वो वाला सीन है केकेआर के लिए। तो फिर वही है कि अब हम बात कर लेते हैं, रसल एक विकेट ले ही लेते जब भी बॉलिंग करते हैं। हाँ, तो रसल वो आपको पूरा पैकेज आपको देते हैं, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी, फील्डिंग में भी काफी हद तक रसल आपको रन बचा के देंगे। तो अब हम बात करते हैं केकेआर की स्ट्रेंथ और वीकनेस पे, और क्या क्या इनके चैलेंजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं केकेआर की वीकनेस पे। दोस्तों सबसे बात करें अगर हम केकेआर की वीकनेस की, तो सबसे जो इनका पहला वीकनेस नजर आता है, जो क्या इनके चैलेंजेस होते हैं।
तो केकेआर का सबसे पहला वीकनेस है डिपेंडेंस ऑन फॉरेन प्लेयर। अगर आप फॉरेन प्लेयर्स की लिस्ट देखें तो प्लेइंग 11 में भी क्विंटन डिकॉक, आंद्रे रसल, एनरिक नोकिया, बॉलिंग में भी हमने भी दिखाया सुनील नारायण, स्पेंसर जॉनसन या फिर एनरिक नोकिया में से कोई खेलेगा ही। तो फॉरेन प्लेयर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट है ये टीम। इनके पास हर्षित राणा को छोड़कर वैसा कोई बॉलर नहीं दिखता है इंडियन पेस बॉलर जो इनके लिए बढ़िया कर सके इस सीजन। दूसरा अगर हम बात करें तो मिडिल ऑर्डर स्टे मतलब मारधार वाला मिडिल ऑर्डर है। रिंकू सिंह, रॉबिन पॉवल, आंद्रे रसल, स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, वो स्टेबिलिटी नजर नहीं आ रही है। अगर आप मनीष पांडे जरूर है इनके पास, लेकिन मनीष पांडे का फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है केकेआर के लिए। फर्स्ट 11 में जगह भी शायद 11 में जगह भी ना मिले इनको, लेकिन तो वही है कि डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है इनकी, लेकिन स्टेबिलिटी मिडिल ऑर्डर में जो वो 7 से 15 ओवर का जो फेज आता है जहां पर बहुत सारी टीमों के पास स्पिन अटैक है, स्पिन आएगी, गेम कंट्रोल होता है, तो वहां पे थोड़ा सा इनको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा जो है इनका जो है डेथ बॉलिंग, फिर वही अगेन हर्षित राणा और एनरिक नोकिया। और बात करें हर्षित राणा की तो हर्षित राणा डेथ ओवर्स में आपको उतने कारगर साबित नहीं होते हैं। ये हमने देखा भी है, क्योंकि अभी चैंपियंस ट्रॉफी हो या इंग्लैंड टूर हो तो उनको विकेट मिल जाता। हर्षित राणा आपको स्टार्टिंग में विकेट दिला सकते हैं, मिडिल में विकेट दिला सकते हैं, लेकिन बहुत सारी टीमों के पास डिस्ट्रक्टिव बैटिंग लाइनअप है। अगर हम बात करें मुंबई इंडियंस की या फिर एसआरएच की, सारे के पास डिस्ट्रक्टिव बैटिंग, तो वहां पे पिटाई हो सकती है, अच्छी खासी पिटाई हो जाएगी। चेन्नई को छोड़कर। और उसके बाद फिर हम बात करते हैं कैप्टेंसी पे। तो थोड़ा सा कैप्टेंसी भी मैटर कर रहा है, क्योंकि अजिंक्य रहाणे आपको थोड़ा सा वो देते हैं। T20 कैप्टेंसी में अजिंक्य रहाणे मेरे हिसाब से उतने कारगर साबित नहीं होते, क्योंकि अजिंक्य रहाणे इज मेनली फॉर द टेस्ट। T20 में कैप्टेंसी इनका राजस्थान के साथ भी वैसा कुछ खास रिकॉर्ड नहीं रहा था, तो थोड़ा सा कैप्टेंसी मैटर बिल्कुल मैटर करेगी कैप्टेंसी यहाँ पे। तो और सबसे आखिरी रसल का फिटनेस, क्या रसल पूरे सीजन खेल पाएंगे एज अ फिट प्लेयर? थोड़ा सा फिटनेस कंसर्न हो सकता है यहाँ पे रसल का, क्योंकि जब आपके पास उस टाइप की टीम ना हो तो आप एक बंदे पे अगर प्रेशर देंगे तो थोड़ा सा अगर उनको इधर उधर हो गया तो टमाटोर हो सकता है, तो केकेआर के लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ वीकनेस हैं जो चैलेंजेस बन सकती हैं इस सीजन केकेआर के लिए। दोस्तों अब बात कर लेते हैं केकेआर की स्ट्रेंथ की। तो दोस्तों अगर स्ट्रेंथ को देखा जाए तो केकेआर का शुरू से ही एक्सप्लोसिव बैटिंग लाइनअप रहा है और इस साल भी वही है। अगर स्टार्टिंग से देखा जाए तो सुनील नारायण और ये क्विंटन डिकॉक, ये दोनों मिलकर तो फाड़ ही देंगे सुपर ओवर मैं बोल रहा हूँ, ये पावर प्ले। और फिर अगर नीचे जाया जाए तो फिर अगर इनको छोड़ दिया जाए अजिंक्य रहाणे को, तो फिर वेंकटेश अय्यर भी मारधारी खेलते हैं और उसके बाद रसल, रिंकू सिंह, तो वो तो मैच ही खत्म कर देंगे पे। और अगर अगला अगर आप इसका स्ट्रेंथ देखिएगा तो इनके पास ऑलराउंडर में डेप्थ बहुत ज्यादा है, जैसे कि सुनील नारायण हो गया, रसल हो गया, क्योंकि रसल को देख लीजिएगा वो बॉलिंग करेंगे तो वो 1-2 विकेट लेके ही जाएंगे। फिर इनके पास मोइन अली भी, अगर वो खेले तो वो भी एक अच्छा चॉइस हो सकता है। और फिर वेंकटेश अय्यर तो है ही अगर वो बॉलिंग करें तो। और फिर इनके पास अगला स्ट्रेंथ है कि इनके पास स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स इनके पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि वेंकटेश अय्यर, आपने इस बार जादू देखा है इनका मिस्ट्री का चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर सुनील नारायण है जो ओजी स्पिनर है आईपीएल के, तो स्पिनर्स इनके पास बहुत ही मजबूत हैं। तो दोस्तों ये थी केकेआर की स्ट्रेंथ और वीकनेस। अब हम लोग बात करते हैं केकेआर कहाँ पे स्टैंड कर सकता है पॉइंट्स टेबल में। दोस्तों अगर बात किया जाए कि ये कहाँ पे स्टैंड करते हैं या करेंगे, तो फिर इस बार केकेआर तैयार उतनी नहीं दिख रही है, क्योंकि इनका स्क्वाड अगर देखेगा तो बैटिंग तो सही है मगर बॉलिंग में थोड़ा मामला, तो ये 2024 जितने तैयार नहीं है, तो फिर हो सकता है कि ये क्वालिफाई भी ना करे। तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कि केकेआर थोड़ा सा अगले रह गए ये 5 या 6 पोजीशन पे ये भी आरसीबी की तरह शेयर कर सकते हैं, 5 या 5 या 6 पोजीशन। तो तुमको क्या लग रहा है? यही लग रहा है, क्योंकि इस बार आपके पास गौतम गंभीर भी नहीं है और मिचेल स्टार्क नहीं है, क्योंकि जो 24 के अगर हम टीम देखे तो काफी बैलेंस साइड लग रही थी इस बार। क्योंकि फिर वही अगेन बात आ जाती है, वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ 75 लाख, क्या वो अमाउंट जस्टिफाई था? क्या उसमें आप और अच्छे प्लेयर्स की तरफ भाग सकते थे?
क्योंकि के राहुल को हमने देखा 12 करोड़ में वो डील ले गई BC। तो क्या आप उनके पीछे जा सकते थे? क्या माइंडसेट था KKR का, वो तो खैर हमें नहीं पता, लेकिन और बहुत ही अफेक्ट करेगा। 23 करोड़ 75 लाख अगर वेंकटेश अय्यर फ्लॉप होते हैं तो इट्स अ बिग सेटबैक फॉर KKR। और देखा जाए तो बाकी सारे टीम भी इस बार बहुत ही मजबूत हैं, तो आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया, तो हो सकता है कि यहाँ पे KKR पीछे रह जाए, क्योंकि 4 ही स्पॉट है और टीम 10 है और सारे टीम ही धाकड़ है, तो KKR इस साल पीछे रह जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अच्छा सा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जो क्रिकेट लवर्स हैं उनको शेयर कर दीजिए। आपको ऐसे ही सारे टीम की प्रीव्यू रिव्यू सारा चीज़ मिलेगा, और जब IPL स्टार्ट हो जाएगा तो हर टीम का मैच के रिव्यू सारा चीज़ मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।